यूजर स्टोरी समझा? यूजर स्टोरी कल क्लास में हमने बताया था एक रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक रिक्वायरमेंट। पहले यूजर स्टोरी जैसे हमने बताया था पहले वर्ड फाइल में लिखा जाता था, और वर्ड फाइल में वैसे 2012-2008 के पहले, लेकिन 2012 के बाद जब जीरा आया तब वो जो आपका रिक्वायरमेंट था वो यूजर स्टोरी के फॉर्म में आने लगा। ठीक है, अजाइल हमारा ये कहता है कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ना, कि डॉक्यूमेंटेशन कम होना चाहिए और काम ज़्यादा हो जाना चाहिए, कोलैबोरेशन ज़्यादा रहना चाहिए, एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में सब रहने चाहिए। ठीक है, और उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था अजाइल जो होता है वो इटरेटिव होता है और इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है ना। एक सेकंड, हाँ, अजाइल जो होता है अजाइल एक होता है इटरेटिव और इंक्रीमेंटल ना, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। ठीक है, इटरेटिव का मतलब ऐसे ऐसे, और इंक्रीमेंटल मतलब जैसे ऐड ऑन होना, साइकिल में ऐसे ऐड ऑन होना। और छोटा स्प्रिंट की बात किए तो स्प्रिंट हमारा क्या होता है, 14 दिन का होता है, 21 दिन का होता है। स्प्रिंट मतलब टाइम ड्यूरेशन, एक स्प्रिंट मतलब है कोई टाइम की बात हो, टाइम लिमिट, उस टाइम में हमें क्या करना होता है, काम करके देना होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई थी कि अजाइल जो होता है इटरेटिव होता है, इंक्रीमेंटल होता है, और फास्ट भी होता है। फास्ट इसलिए होता है, पहले जो मॉडल थे, पहले जो हम लोग साइकिल पढ़ रहे थे, वो 2 महीने 3 महीने के बाद हमें एक बार रिपोर्ट दिखाते थे क्लाइंट को, तो क्लाइंट के रिस्पॉन्स के बाद हम आगे काम करते थे। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप हर 14 दिन या 21 दिन में आप क्लाइंट के पास सारी चीज़ें दिखाते हो, उसके बाद जब वहाँ से ओके का थंब आता है तब आप आगे का काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, और यूजर स्टोरी हमने बताया था, हर एक यूजर स्टोरी का क्या होता है, एक टिकट नंबर होता है ना। यूजर स्टोरी हो या कोई भी चीज हो, आपका क्या होता है, एक टिकट नंबर होता है। ठीक है, टिकट नंबर होता है या टिकट आईडी बोल सकते हो। वो टिकट आईडी क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि यूजर स्टोरी में ही होता है, वो बग के लिए भी टिकट बनेगा, और एपिक के लिए भी बनेगा, टास्क के लिए बनेगा, सब के लिए क्या बनेगा, एक टिकट बनता है। उस टिकट के बिहाफ पे हम लोगों से बात करते, भैया ये टिकट पे काम कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई थी आप लोग को। और एक हमने बताया था आपको क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब हमने बताया था कि जैसे 200 यूजर स्टोरी है, 100 यूजर स्टोरी पे हमने काम किया, और 100 यूजर स्टोरी अभी बचा हुआ है जिसपे अभी हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया है, अनटच है। तो जो 100 बचा है वो क्या हुआ, प्रोडक्ट बैकलॉग। और एक स्प्रिंट है 14 दिन की, 14 दिन की स्प्रिंट में अगर हमने 10 काम लिए करने के लिए, 10 स्टोरी लिए करने के लिए, जिसमें से 6 हमने कर लिया है, उस स्प्रिंट में 4 बाकी है, और जो 4 बचा है वो होता है आपका क्या, स्प्रिंट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग अब समझ में आया, ये चीज हो गई। अब एक चीज हम और बोलते हैं यार कि जैसे ये समझो, जैसे बोलते हैं कि यार 14 दिन का स्प्रिंट है, 14 दिन के स्प्रिंट में हमें क्या हुआ कि 10 काम बांट दिए। तो 14 दिन का स्प्रिंट है, ऐसा नहीं कि हमारे पास 14 दिन बचे हैं, हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, सैटरडे संडे वो इंक्लूड नहीं करते। मतलब 14 दिन की स्प्रिंट हुआ तो कितना दिन काम करना है हम लोग को, 10 दिन, और 10 दिन में 10 यूजर स्टोरी कवर करनी है। ठीक है, जो 10 यूजर स्टोरी हमें कवर करनी है, हमें क्या करना है, तो पहले हम क्या करें, जैसे हमें स्टोरी मिला हम काम पे लग जाते हैं। हाँ, काम करना स्टार्ट किए, काम करते करते ये पता चला यार कि हमने आज 8वां दिन है, और हमारा कितना 6 या 5 यूजर स्टोरी कंप्लीट हुआ है, 5 खत्म, समझ लो 5 हुआ है कंप्लीट, और 5 बाकी है। कितना दिन और समय कितना बचा है हमारे पास, 2 दिन का। और हमने पिछले 8 दिन में 5 यूजर स्टोरी कवर की, और लास्ट के 2 दिन में कितना, 5 यूजर स्टोरी हमें कवर करने को बाकी है। और ऐसा नहीं है यार कि यूजर स्टोरी, ऐसा नहीं कि तुमको अलग दिया जाएगा, उसको अलग दिया जाएगा, इनको अलग दिया जाएगा। सबको काम जो रहता है बराबर बांटा जाता है। अगर किसी की फंक्शनलिटी बड़ी है तो उनको 6 या 7 दी जाती है, किसी की फंक्शनलिटी छोटी छोटी है तो उनको क्या दी जाती है, 10 दी जाती है। लेकिन इतना काम दिया जाता है कि 10 दिन के एवरेज के हिसाब से सबको काम दिया जाता है। ठीक है, अब हमने 10 दिन में 8 दिन तक हमने 5 यूजर स्टोरी कवर की। ध्यान से सुनना इस बात को, 14 दिन की स्प्रिंट है, समझ लो इसमें सैटरडे संडे निकाल दो, 2 दिन 4 दिन, तो कितने बचे, 10 दिन। तो एक दिन का एवरेज बनता है एक यूजर स्टोरी का ना,
वैसे 10 दिन में हमें कितना कवर करना था, 10 यूजर स्टोरी, लेकिन अभी हमने 8वां दिन चालू हो गया और हमने कितना कवर किया है, 5 यूजर स्टोरी अभी तक कवर किया है। तो 2 दिन में क्या 5 होना पॉसिबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस क्या है नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे को एक दिन के हिसाब से एक यूजर स्टोरी करोगे तो 10 दिन में 10 करोगे, लेकिन आपने पिछले 8 दिन में भी 5 ही किया है। तो अगर आप बहुत हाथ पैर मारोगे तो कितना कर पाओगे, 3 या 4 कर सकते हो, 3 किए बस, या 4 कर दो, बहुत ज़्यादा कर दिए, बहुत ज़्यादा रात दिन जाग गए तो कितना कर दोगे, 4 कर दिए, तो एक यूजर स्टोरी बच गई ना, एक यूजर स्टोरी बची ना। तो आपको करना 10 था, आपने कितना किया, 9 कर दिया, समझ लो 9 भी नहीं किया, 9.5 कर दिया, थोड़ा और बाकी रह गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर उसके लिए आगे वाली स्प्रिंट में कैसे बढ़ जाएगा। हाँ, पहले तो ये बात होनी नहीं चाहिए कि यार जितना काम सबको दिया है उतना काम आपको करना है, इसीलिए बीच में एक मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं मिड स्प्रिंट, स्प्रिंट भी नाम आएगा ना, मिड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग बोल सकते हो या मीटिंग बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिड मतलब आधे पे, मतलब अगर 12 दिन का स्प्रिंट है तो छठे या सातवें दिन पे, या 14 दिन का स्प्रिंट है तो छठे या सातवें दिन पे हमारा क्या होगा, एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में सब क्या करते हैं, बात करते हैं, भैया तुम्हारा काम कितना हुआ, तुम्हारा काम कितना हुआ, तुम्हारा काम कितना हुआ, सबसे पूछते हैं। अब एक टीम में कम से कम 4 या 5 आदमी काम करते हैं ना, तो सब अपना अपना स्टेटस देते हैं। अगर आपके 6 दिन में आपने 50 या 60% 70% काम कर लियो तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब आपका 4-5 दिन में आप 30% काम कर ले जाओगे। लेकिन अगर कोई बंदा हुआ, अगर वो आधे दिन में अगर 20% काम करके बैठा है तो जायज़ की बात है आगे जाके दिक्कत होनी है, काम कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो मिड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग का ये मतलब होता है, अगर कोई बंदा कम काम किया है और कोई बंदा ज़्यादा काम किया तो क्या करते हैं, सब मिल के उसका हेल्प करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या होना चाहिए कि काम टाइम पे हो जाना चाहिए, या तो तुम्हारा क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, तुमसे बात करेंगे ना। क्योंकि यार रिपोर्ट तो सबको एक बराबर देना होता है ना, 10 काम तुमको मिला है, 10 काम इनको मिला है, 10 काम उनको मिला है। ध्यान से सुनो, ये बात रियल एनवायरनमेंट की बात है, बाद में पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है फाइनल इंटरव्यू में, नहीं बताओगे फिर चले आओगे यहीं पे, ठीक है। तो 10 काम मिला था, आपने 5-6 काम किया है और 5-6 काम बाकी था, ठीक है। तो ऐसा लगता है अगर 5 दिन में 5 काम किया तो 5 दिन का अगले का 5 काम कर ले जाओगे, लेकिन अगर आने वाले 5 दिन में ही आपने 2 काम किया है और 8 काम बाकी है, 8 स्टोरी बाकी है, स्टोरी मतलब रिक्वायरमेंट, 8 स्टोरी पे हमें काम करना बाकी है, तो ये संभव नहीं है। आप बहुत हाथ पैर मारोगे तो 9 9.5 कर सकते हो ना, इसके आगे नहीं जा सकते, वो भी सब हेल्प किए तो। इसलिए मिड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग का मतलब ये होता है कि बीच में आपका हालचाल लेना, हाल खबर लेना, कहाँ पे हो आप, क्या कर रहे हो, अभी कहाँ पे फंसे हो, क्या इश्यू आ रही है कि जो आप इतना काम नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करो। अगर कोई दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, जिसने ज़्यादा कर लिया तो बोलेंगे भैया थोड़ा एक स्टोरी आप इसका कवर कर दो, अगली स्प्रिंट में हम देख लेंगे बाद में क्या इशू रहेगा, उसी हिसाब से स्टोरी कवर करेंगे, मीटिंग में उसी हिसाब से बात करेंगे, भाई फंक्शनलिटी बड़ी है या छोटी है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। लेकिन किसी अगर लास्ट दिन अगर आपकी रिलीज जाने वाली है, 14वें 15वें दिन रिलीज जाने वाली है और 12वें दिन आपने थोड़ा सा काम करके बैठा है, आधा काम करके बैठा है और आधा बाकी है, तो आपके लिए से रिलीज जाएगी कि रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, डिले हो जाएगी 1-2 दिन और, तो टाइम स्पेंड हुआ ना। और 8-8 घंटे का बहुत महत्व होता है ना, अगर 3 लड़के बरोबर काम करके दे दिया और एक लड़का काम नहीं किया है तो बताओ, तो दिक्कत होती है ना कि भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हारे स्किल पे जाते हैं कि भाई तुमको लगता है नहीं आता है, क्या कुछ दिक्कत है। अगर तुमने बीच में अगर कोई चीज़ बताई रहेगी तो क्या करते हैं, उस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं, अगर नहीं बताई है तो बाद में ये बोलते हैं लापरवाह हो, केयरलेस हो, जो भी है, आप नहीं कर पा रहे हो भैया, आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए देख लो। अगर एक स्प्रिंट में ऐसा हुआ, अगर आपने क्लियर कर दिया है, चलो ये इशू थी, अगर दूसरे में सही कर लिया ठीक है, लेकिन अगर हर में आप पीछे ही रह जा रहे हो तो आपको कितना लेके चलेंगे, है ना। इसलिए मिड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग का मतलब ये होता है कि बीच में आपका हाल खबर लेते हैं, भैया कहाँ पहुँचे हो, अगर कुछ इश्यू है तो आपको क्या करते हैं, वो कवर करवाते हैं, ठीक है। और अगर काम नहीं होता है, जैसे 10 काम लिए हैं, 10 काम में से हमने क्या किया, 10 काम लिए थे और 10 में से हमने क्या किया, 9 काम या 8 काम कर लिए हैं, और एक स्टोरी हमारी बच गई है ना, तो उसको क्या करते हैं, अगले स्प्रिंट में करते हैं, ठीक है।
और इतनी आसानी से अगली स्प्रिंट में होती नहीं बात। उसके लिए भी बहुत बहुत बात करना पड़ता है, लीड को बात करना पड़ता है, स्क्रम मास्टर को जवाब देना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को जवाब देना पड़ता है, उनसे भी ज़्यादा बढ़ के किसको, क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। क्लाइंट को दिया रहता है ना, क्लाइंट ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत सारा काम दे दिया है, क्लाइंट 8 घंटे बोलता है तो तुमको 5 घंटे का काम देता है सिर्फ, बाकी 3 घंटे तुमको ऐसा रहता है कि उसमें लंच करो, सारे जो भी चीज़ें करो, लेकिन वो 5 घंटे का काम होता है अगर ढंग से करो तो उस चीज़ का अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके ऊपर क्या होगा, फिंगर आउट होगा, भैया ये बंदा नहीं कर पा रहा है ना। और जो एक काम छूट जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, स्पिल ओवर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड देखो आपको बहुत आएगा कंपनी में सुनने के लिए, बोलेंगे जब बात करेंगे बोलेंगे ये स्पिल ओवर हो गया, इस स्प्रिंट में एक यूजर स्टोरी क्या हो गई, स्पिल ओवर हो गया। स्पिल मतलब बह जाना, स्पिल ओवर ना, कि भैया आपने जितना लिया था औकात से ज़्यादा काम ले लिया, आपने कर नहीं पाए काम ना, आपने 10 काम लिया था 9 किए, एक बच गया तो क्या हो गया, वो स्पिल ओवर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, स्पिल ओवर। ठीक है, अब देखो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी कुछ नहीं, एक तरह से रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने बोला था यूजर स्टोरी लिखते तो उसमें होता क्या है, अगर एक स्टोरी होता है तो उसमें क्या होता है, एक टाइटल होता है, पिक्चर का नाम होता है ना, ये पिक्चर है, फिर उसमें क्या होता है, उसमें पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और पिक्चर में क्या होना चाहिए, कौन कौन से रोल होना चाहिए, ये होता है ना। तो वैसे यूजर स्टोरी जब तुम्हारे पास आती है तो तुमको इतनी बड़ी मिल के आती है, और उसमें से तुमको क्या करना होता है, एक यूजर स्टोरी को क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। उसी यूजर स्टोरी के बिहाफ पे आप क्या करोगे, जीरा पे सारी चीज मेंशन होगी, और वही यूजर स्टोरी आप पढ़ के, जैसे आप होता है ना कि ये चीज होना चाहिए, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो ये चीज होगा, अगर ऐसे ऐसे नहीं करोगे तो ये चीज नहीं होगा, वैसे यूजर स्टोरी में पूरा क्लियर लिखा जाता है डिस्क्रिप्शन, ताकि क्लाइंट भी समझ जाए भाई आपने क्या लिखा है ना। जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, यूजर स्टोरी लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है ना, कहाँ पे यार हो, यहाँ पे ना। चलो पहले एक काम करते हैं हम लोग ना, एक प्रोजेक्ट अपना खुद का बनाते हैं। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, नेट किसका है, चल हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। You already see. Create a project. ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट हुआ देखें ना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो हमने बताया था ना बैकलॉग क्या होता है, बचा हुआ काम, तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ काम दिख रहा है, नहीं ना, अभी हमने नया फ्रेश एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वहाँ पे देखो कुछ काम नहीं है, ध्यान से देखना सब, यहाँ पे कुछ काम नहीं ना। अब यूजर स्टोरी हम जा रहे हैं क्रिएट करने, जब हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो आके एक बैकलॉग में कोई चीज़ आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम जाते हैं क्रिएट करते हैं, जैसे किसी का था वो खोल दिया वही। ठीक है, नहीं नहीं भाई, उनकी कंपनी का ऐसा थोड़ी रहेगा। ठीक है, चलेगा, ठीक है, कंपनी का है क्या उनके, एक सेकंड को देखने दो भाई, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट बी टाइगर, नहीं यार ये इसमें बी टाइगर थोड़ी लिखेंगे सुरेश सर। ठीक है, चलो जैसे अगर हमें, जैसे अगर अपने वी टाइगर के बारे में लिखना है, जैसे लॉगिन, देखो फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, उस फंक्शनैलिटी के हिसाब से क्या बनती है, स्टोरी क्रिएट होती है ना, कि जैसे
लॉगिन सबको कंपलसरी है, चारों को। लॉगिन के बाद जब होम पेज पे जाओगे सबकी फंक्शनलिटी अलग अलग बांट दी जाती है। तो तुम भाई अकाउंट्स पे करो, तुम लीड्स पे करो, तुम सेल्स पे करो, तुम सेटिंग्स पे करो, सब अपने अपने क्या करते हैं, फंक्शनलिटी पे काम करते हैं और उसी फंक्शनलिटी के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन लॉगिन सबसे कंपलसरी ना सबके लिए, बिना लॉगिन ब्राउजर लॉन्च किए बिना लॉगिन किए क्या कर नहीं सकते, होम पेज पे नहीं आ सकते ना। उससे उतना कोड तो सबका कॉमन होता है ना, होम पेज तक सबका कॉमन होगा, होम पेज के बाद रास्ते बदल जाते हैं ना। तो जैसे अगर हमें इस पे लॉगिन का लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, देखो एक होता है एडमिन के लिए, एक होता है यूजर के लिए ना। तो हमें लिखना है जैसे यूजर के लिए, जैसे हम लोग के लिए कैसे करना है उसको, हाँ। तो एक लिखते हैं हम यहाँ पे टाइटल यूजर लॉगिन ना, इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट हुआ, क्रिएट नहीं हुआ क्या? क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से तो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो टाइटल आया ना यूजर लॉगिन, ठीक है। अब यूजर लॉगिन के पास क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, सारी चीजें लिखना है। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, टाइटल आपने ऊपर दे दिया है, लॉगिन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, डिस्क्रिप्शन लिखना है, और फिर क्या लिखना है आपको, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखना है। तो मतलब अगर आप लिखने जाओगे तो ठीक ठाक मतलब वहाँ पे लिख सकते हो, कम से कम 8-10 लाइन लिखना पड़ता है वहाँ पे, ताकि जैसे ये हमारे लिए तो है, इसके साथ साथ क्लाइंट भी अगर कोई देखेगा तो आप क्या करना चाहते हो एकदम प्योर इंग्लिश में लिखा होता है इसमें। तो जैसे अगर इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे या तो स्टोरी लिख दे डायरेक्ट, स्टोरी हमारा क्या रहेगा, एज यूजर लॉगिन, ठीक है, एज यूजर आई वांट टू बी लॉग इन माय वी टाइगर अकाउंट, हाँ अकाउंट, एंड आफ्टर दैट आई शुड सी दी पर्सनलाइज्ड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पहले आप स्टोरी में पहले आप क्या लिखोगे, पहले आपने टाइटल दिया लॉगिन पे, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरी का डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप करना क्या चाहते हो,
तो आपने ऐसा लिखा एज अ यूजर, अगर एडमिन के लिए होता तो आप क्या लिखते हैं एज अ एडमिन, ठीक है। आई वांट टू लॉग इन माय वी टाइगर अकाउंट एंड आफ्टर दैट आई शुड सी द पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन इसके बाद देखोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, बताओ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या लिखोगे, उसमें लिखना है कि देखो जब लॉगिन करोगे तो क्या होगा, जब ऐसे आप वहाँ पे ये लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन करने पे आपको क्या क्या दिखेगा, कैसे कैसे होना चाहिए, ये आप समझ लो एक तरफ से ना एक्चुअल में आपको कैसे होना चाहिए, ठीक है। आप ये करोगे तो एक्चुअल में आपको क्या होना चाहिए वही आपको लिखना है। जैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लिखा रहेगा कि व्हेन आई नेविगेट, नेविगेट लिखो या गो टू लिखो, नेविगेट टू द लॉगिन पेज या लॉगिन फॉर्म सो आई शुड, देखो ये सारे काम मैनुअल टेस्टर के हैं, ठीक है, ये सारा काम मैनुअल टेस्टर लिखेगा, इसलिए मैनुअल टेस्टर को एटलीस्ट देखो बोलना भी ज्यादा किसको होता है, मैनुअल टेस्टर को होता है, ऑटोमेशन टेस्टर सिर्फ सुनता रहता है ना। इसलिए अगर आपको काम आएगा तो देखो ऐसे ही करना है आपको, एक बेसिक आइडिया तो रहना चाहिए, अगर आप बता भी रहे हो मैं ऑटोमेशन टेस्टर हूँ तो आपको कुछ तो आना चाहिए मैनुअल टेस्टर में, कैसे आप यूजर स्टोरी अगर क्रिएट करोगे, अगर करना रहेगा तो कैसे करोगे, तो आपको पता रहना चाहिए ना, ऐसे ऐसे चीजें लिखा रहेगा वही पढ़ के हमें क्या करना होता है, ऑटोमेट करना होता है ना। तो यहाँ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या लिखना है, व्हेन आई नेविगेट टू द लॉगिन फॉर्म सो आई शुड सी दी नहीं अभी मैं कर रहा हूँ ना, बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो यूजर स्टोरी क्या है पहले ये देखो, ठीक है, व्हेन आई नेविगेट टू द लॉगिन सो आई शुड सी व्हाट फॉर्म, एकदम देखो एकदम इंग्लिश वाले लैंग्वेज में लिखा रहता है, ऐसा नहीं कुछ टेक्निकल लिखा रहेगा। फॉर्म दिखेगा आपको, फॉर्म के साथ क्या दिखेगा, एक टेक्स्ट फील्ड दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जो यूजर नेम और पासवर्ड वाला रहता है ना, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ठीक है, ये लिखा, फिर नीचे आओ, ऐसे लिखना रहता है, आफ्टर दैट आई एंटर्ड द वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड एंड click on the login button, then I should see the dashboard page, ठीक है। एक सिंपल समझ में आ रहा है ना कि जब आप वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो आप कहाँ आपको क्या दिखेगा, एक डैशबोर्ड। देखो रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम ऑटोमेशन से कंपेयर मत करो कि हमें वैलिडेट करना है, हमें होम पेज दिखना चाहिए, वो क्या उनको क्या लगता है डैशबोर्ड। जैसे आप क्या करते हो कि जो ड्रॉप डाउन होता है तो आप क्या करते हैं, सेलेक्ट है वो लिंक है कि क्या है, उनको उनके नज़र में क्या होता है कि क्लिक किए तो ड्रॉप डाउन जैसा है तो ड्रॉप डाउन ही बोलते हैं। वैसे ही एक नॉन टेक्निकल पर्सन जैसे जो ऑटोमेशन से नहीं जुड़ा है, जैसे जो बीए है, आर्किटेक्ट है, डेवलपर है, वो क्या सोचेगा, ये पढ़ेगा तो उसको समझ में आ रहा है ना कि यूजर नेम, और जब हम लॉगिन करके लॉगिन पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड दिखेगा, टेक्स्ट फील्ड में अगर हम करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड डाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हमें डैशबोर्ड दिखना चाहिए बाद में फाइनली, ठीक है। और फिर और क्या लिख सकते हो बताओ, इफ बोलो, इफ आई एंटर्ड इनवैलिड
क्रेडेंशियल, फिर क्या होना चाहिए, सो भी, सो क्या होना चाहिए, सो वी रिसीव, सो वी रिसीव व्हाट, एरर मैसेज। नहीं, वो तो आप टेस्ट केस लिख रहे हो ना, ऐसे बेसिक, जैसे हम कुछ गलत डालें तो हमें एक एरर मैसेज शो करना चाहिए। और क्या लिख सकते हो बताओ, और क्या लिख सकते हो बताओ, बताओ। वो तो हम टेस्ट केस लिख रहे हैं ना। बेसिक में क्या होना चाहिए कि गलत डाले तो खुल जाना चाहिए, सही अगर नहीं खुलना चाहिए, सही डाले तो खुल जाना चाहिए ना। अब खुलने के बाद हमारा डैशबोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे और भी सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको लिखना ही है। अब जब इसको आप क्या करोगे, इसके बाद सेव करो, सेव करने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जाओ। अब अगर ये कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यूजर लॉगिन है और रिक्वायरमेंट क्या है, एज आई वांट टू एबल टू लॉग इन वी टाइगर अकाउंट, जाओगे तो वहाँ फॉर्म दिखेगा, फॉर्म के साथ टेक्स्ट फील्ड दिखेगा, टेक्स्ट फील्ड में क्या रहेगा, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, वो भी सही सही डालोगे तो क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाओगे, गलत डालोगे तो डैशबोर्ड पे नहीं जाना है। अब इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसी के हिसाब से आप टेस्ट केस लिख सकते हो ना। अगर इसमें आप टेस्ट केस लिखना है तो दुनिया भर की पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, गलत डाले तो नहीं होना चाहिए, ब्लैंक डाले तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सही क्या है देखो इसमें दिख रहा है। हुँ? कौन सा, देखो ये यूजर स्टोरी मतलब रिक्वायरमेंट, पहले वो कैसे आते थे, पेज में आते थे, एक्सेल वर्ड फाइल में आते थे, अब कैसे जीरा में ये सारी चीजें मैनेज हो चुकी है। बात को समझो। अब देखो इतने शॉर्ट में आपको सब कुछ पता चल गया, वैसे सारी चीजें एक एक चीज लिखना पड़ता था और लंबे में लिखना पड़ता था। वैसे अब क्या है, उसको वर्ड फाइल ढूंढना पड़ता था यार, वो एक्सेल जाके निकाल के देखो उस एक्सेल में होगा। अब ये जीरा में ही सारी चीजें आपकी मैनेज हो चुकी है। आप जीरा में जाओगे, ये यहाँ पे ये नाम डालोगे यूजर लॉगिन, आपको फट से ये वाले आ जाएगा यूजर स्टोरी, कौन से लॉगिन में हुआ था और कौन से स्प्रिंट में हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मतलब थोड़ा बेसिक एक रिक्वायरमेंट कैसे लिखा जाता है। देखो ये रिक्वायरमेंट आप ऐसा मत समझो कि मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिख रहा है। एक रिक्वायरमेंट एक क्लाइंट कैसे लिखवाएगा, ऐसे लिखवाएगा ना कि जब हमें एक वी टाइगर अकाउंट, मुझे पहले लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन पेज पे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए दो, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड वाला, सही क्रेडेंशियल डाले तो हम डैशबोर्ड पे जाना चाहिए, गलत डाले तो हमें एक मैसेज का, एरर मैसेज का एक मैसेज आना चाहिए, एरर मैसेज करके एक हमें मैसेज दिखना चाहिए ना। सबका होता है, सबका मैसेज, सबका एक अपने आप एक आईडी जनरेट हो जाती है, टिकट आईडी। ठीक है, अभी सिर्फ आप यूजर स्टोरी देखो, ठीक है, धीरे धीरे आगे जाएंगे। अब यूजर स्टोरी आपने देखा कैसे होता है, ऐसे। तो ऐसे हमारे पास कितने हजारों यूजर स्टोरी होते हैं, और हजारों अब इसी, अब सोचो इतने यूजर स्टोरी में आप कम से कम अगर लॉगिन के ऊपर टेस्ट केस लिखते हो तो 8 10 15 लिख लेते हो ना। अब वो ऐसे ही टेस्ट केस ऑटो, और उसमें से एक एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना होता है। सोचो अगर ऐसे हमारे पास 50 यूजर स्टोरी है तो हम कम से कम 1500 टेस्ट केस लिख सकते हैं ना। मैनुअल हम लोग ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर है, हम लोग तो क्या 50 है तो 150 200 250 कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल टेस्टर के पास दिमाग बहुत होता है, ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और बाद में इसलिए तो एक दूसरे से बात भी करते हैं, इसमें कौन कौन सा टेस्ट केस होता है, बन जाएगा पर उसके बाद तुम्हारा क्या करेगा, टीएल भी हेल्प करता है, टीम लीड, कि भाई ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, गलत डाले तो ये दिखना चाहिए, सही डाले तो ये दिखना चाहिए, एक मैसेज शो करना चाहिए, फिर ब्लैंक डाले, जैसे आप लोग करते हो। तो कितनी टेस्ट केस बन सकते हैं। वैसे अगर वी टाइगर पे देखो तो कम से कम 1.5 लाख टेस्ट केस बनेंगे, 1.5 लाख कम से कम, पूरा वी टाइगर में। राहुल सर ने बताया होगा आपको, कम से कम 1.5 लाख टेस्ट केस बनेंगे। और जब टेस्ट केस जब हम लिखते हैं तो हम इसीलिए तो टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक यूज करते हैं कि पहले बाउंड्री वैल्यू देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्रेडेंशियल लेना चाहिए, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, क्लास पार्टीशनिंग करेंगे,
कि ये क्लास होना चाहिए, तो अपने हिसाब से आप करने जाओगे कम से कम 20 लिख दोगे एक ही टेक्स्ट बॉक्स पे। एक टेक्स्ट फील्ड पे आप 20 सिनारियो लिख सकते हो। चलो हम एक बार टेस्ट के जब हम पढ़ाएंगे ना टेस्ट के डिजाइन टेक्निक एक बार और, तो हम आपको दिखाएंगे 20 लिख के एक ही टेक्स्ट फील्ड पे। वैसे अगर देखा जाए पूरे वी टाइगर में कम से कम 1.5 लाख टेस्ट केस लिख सकते हैं, कम से कम पूरे वी टाइगर पे। वैसे अगर समझ लो यहाँ पे इतनी यूजर स्टोरी तो आप कितनी टेस्ट केस लिख सकते हो ना। अब ऐसे होम पेज का लिखना हो तो कैसे करोगे बताओ? अगर होम पेज का लिखना है तो कैसे लिखोगे? एक सेकंड देखो। यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे? नहीं नहीं, स्टोरी बना नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं वो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कहाँ पे पड़ा है वो, फिर आपको कुछ और दिखाते हैं उसमें। यहाँ से आप होम पेज का ही बना लेना, पहले एक टाइटल लिखना, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखना। होम पेज पे लिखो। आप होम पेज पे कैसे लिख सकते हो सोचो, थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि आप ना जब होम पेज पे क्या होना चाहिए कि जब आप होम पेज पे जाओ तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि आप एक क्लियर, आपको क्या करना चाहिए, एक एप्लीकेशन का एक लोगो दिखना चाहिए, ठीक है, होम पेज पे जाने के बाद, ठीक है, सारी फंक्शनैलिटी क्लियर दिखनी चाहिए, जैसे कि उसमें मेंशन भी कर देना जैसे अकाउंट, सेल्स, लीड्स, ये सारी फंक्शनैलिटी हमें दिखनी चाहिए। और क्या होना चाहिए बताओ? टाइटल मैच नहीं कराना, टाइटल दिखना चाहिए, टाइटल दिखना चाहिए, लोगो दिखना चाहिए, और करके लिखना, ठीक है। दो दो तीन तीन अभी लिखो, और फिर बाद में ना उसके बारे में अगर अभी सोचोगे तो ये पूरा भर जाएगा, इतना लिख दोगे लॉगिन और होम पेज के बारे में, लेकिन आप कम से कम 2-3 लाइन लिखो पहले, ठीक है। मतलब एक मेरा ये कहना था कि आप ये देख लो कि यूजर स्टोरी में कैसे होता है, रिक्वायरमेंट कैसे मिलती है आपको। सीक्वेंस वाइज मतलब कैसे? सीक्वेंस वाइज मतलब कैसे? अब ऐसा तो नहीं करोगे कि पासवर्ड डालने के बाद यूजर नेम डाले ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। होम पेज पे आप कुछ भी लिखो, मतलब आप जो जो लिखो वो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्टर उसको वैलिडेट करेंगे, जो आप वहां पे मेंशन करोगे उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या था? एक सेकंड और देखिए। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये जो यहाँ पे पड़ा है बैकलॉग में, इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट बैकलॉग। अभी तक आपने इस पे काम नहीं किया है ना, अभी ये प्रोडक्ट आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है ना, और जैसे ही आप क्या करोगे, इसको ऐसे उठा के यहाँ कर दोगे, इसमें इसमें इसमें, ये आपका हो गया क्या? स्प्रिंट बैकलॉग। अब ये स्प्रिंट में चालू हो गया, और यहाँ पे स्टेटस क्या है? टू डू, मतलब करना है ना, यही होता है ना टू डू का मतलब। इन प्रोग्रेस मतलब काम चालू है, टू डू मतलब अभी करना है। कितना समझे? इस प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग, जब कोई यूजर स्टोरी क्रिएट होती नहीं तो क्या होता है? प्रोडक्ट बैकलॉग में जाता है, और जब आप उसे काम करने के लिए अपने स्प्रिंट में लेते हो क्या हो जाता है? स्प्रिंट बैकलॉग। अब ये क्या हो गया आपका? स्प्रिंट बैकलॉग। बैकलॉग क्यों है इसमें स्प्रिंट में? क्योंकि अभी तक हमने इस पे काम स्टार्ट नहीं किया है। जब हम काम स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो यहाँ से क्या होता है? स्टेटस भी हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, इन प्रोग्रेस। अभी जैसे इन प्रोग्रेस डाल दिए मतलब काम चालू है, डन कर दिए तो काम हो चुका है, ठीक है। नहीं, काम चालू ना, स्प्रिंट बैकलॉग नहीं है, उस पर आप काम कर रहे हो। जो स्प्रिंट बैकलॉग मतलब जो एकदम आपने टच ही नहीं किया है, अब उसके बाद वाले में, ये समझ में आपको आया? प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग। आप एक काम करो,
आप लोग एक होम पेज पे बनाओ यार, ठीक है, एक लॉगिन का बनाओ, गलत सही कुछ भी बनाओ, थोड़ा सोच के बनाओ अच्छा, और फिर इसको यहाँ से ड्रैग करके प्रोडक्ट बैकलॉग से क्या करो, स्प्रिंट बैकलॉग में लेके जाओ। अब प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग बहुत पूछते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब जैसे 200 यूजर स्टोरी है, 100 में आपने काम कर लिया, 100 अभी तक अनटच है, तो जो 100 बचा है वो क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग, मतलब जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया अभी तक आपने छुआ नहीं उसको, वो प्रोडक्ट बैकलॉग। लेकिन अब अगर इसको लेके आपने क्या किया, काम करने के लिए अपने स्प्रिंट में डाल दिया, तो क्या हो गया, स्प्रिंट बैकलॉग। ये तो बात की बात है, आप उसमें जाके आप स्टेटस चेंज करोगे, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। आप काम ये रहेगा मतलब ये काम नहीं किए हो, ये क्या बैकलॉग में पड़ा है, इन प्रोग्रेस हो जाएगा मतलब वो बैकलॉग नहीं है, डन हो गया तो भी बैकलॉग नहीं है ना। जो जैसे 10 काम लिए, 6 कर लिए, 4 बाकी है, वही 4 जो होता है वही बैकलॉग होता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, तो इतना ही देखो आज। देखो, जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, जब स्प्रिंट आपका स्टार्ट होता है, कोई एप्लीकेशन जैसे बात करते हैं ना, ये एप्लीकेशन बनने वाला है, ये एप्लीकेशन में अब ये चीज़ ऐड हो रही है, ये चीज़ निकाल रहे हैं, या अभी जो करंट स्प्रिंट चल रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेशन नहीं होता, पिछले 2-3 स्प्रिंट में भी नहीं होता। ये जो ऑटोमेशन होता है कम से कम 15-20 स्प्रिंट पुरानी ऑटोमेशन होती है, जब वहाँ पे चेंजेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं पिछले 1-2 स्प्रिंट से भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन काम है वो मैनुअल टेस्टर का होता है, डेवलपर का होता है। डेवलपर जैसे मैनुअल टेस्टर ने कोई बग पकड़ा कि यार हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, होम पेज गया है लेकिन होम पेज पे टाइटल नहीं दिख रहा है, आप इसको देखो, आप इसको फिक्स करके दो, तो आप मतलब टाइटल आ जाएगा, तो हम आके वैलिडेट करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो ये मैनुअल टेस्टर सब करता है। ऑटोमेशन टेस्टर के लिए भी ये होता है, लेकिन उसका चीज अलग होता है, वो स्प्रिंट से, ये स्प्रिंट से उसका मतलब नहीं है, उसका पिछले 8-10-15-20 स्प्रिंट पुराना काम होता है। करंट स्प्रिंट से मतलब नहीं है, लेकिन करंट स्प्रिंट में क्या चल रहा है उससे मतलब है, कि भैया क्या हो रहा है इसमें। ऐसा नहीं तुम्हें मतलब तुमको कुछ पता ही नहीं है कि ये स्प्रिंट में ये बदलाव होने वाला, ये नहीं होने वाला, ये तुमको पता होना चाहिए क्लियरली। अगर कल को कुछ हुआ कि आगे यहाँ डालेंगे तो तुम बहुत बता सकते हो ना कि अभी इस पे हम ऑटोमेशन क्यों करें, तब जब अभी आप बार बार इस पे चेंजेस ही करोगे, तब तक हम पूरा पिछला क्या करते हैं, रिग्रेशन कर लेते हैं, जो टेस्ट केस थोड़ा फेल हो रहा है उसको पास करने की ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप लिख दिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख दिए तो क्या हमेशा जिंदगी भर पास ही होता है। थोड़ा सा भी अगर वेट का भी इशू हो गया, या एप्लीकेशन थोड़ा अगर कोई नई फंक्शनलिटी ऐड हुई, तो अब क्या हुआ, पेज थोड़ा लोड होने लगा, ज़्यादा उस पर मतलब लोड होने लगा, जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है एक तरह से। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्यों करते हैं कि ज़्यादा लोड ना ले ना। अगर लोड होने लगा, टाइम से पहले निकल गया, तो क्या हो गया, स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी ना, तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, टाइम बढ़ा दोगे, आपकी स्क्रिप्ट चलने लगेगी। ऑटोमेशन पिक्चर में जैसे आज काम कर रहे हैं ना, आज हम मैनुअल कर रहे हैं, तो पिछले 1-1.5 साल या 2 साल बाद ऑटोमेशन आएगा। करंट स्प्रिंट पिछले 10 स्प्रिंट तक भी मुश्किल है ऑटोमेशन आना, पिछले 10 स्प्रिंट तक भी आना मुश्किल है। राहुल सर तो बोलते हैं 3-4 साल बाद ऑटोमेशन आता है, हम बता रहे हैं 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल तो कम से कम लगते ही है। क्योंकि यार अच्छा तुम ही ऐसे सोचो ना, अगर आज हम नया एप्लीकेशन कोई चीज़ बना रहे हैं, तो बना रहे हैं तो जायज़ की बात है कि सही बने, उसमें चेंजेस भी आते हैं ना, अपडेट भी तो होते हैं। एक बार कोई चीज़ बनाया है, फिर नई दूसरी कोई एप्लीकेशन कॉम्पिटिटर में है, वो बोला भैया उसने ये फंक्शनलिटी ऐड कर दी, तुम भी वो फंक्शनलिटी ऐड करोगे। लेकिन ऑटोमेशन इसलिए किया जाता है कि मैनुअल का काम कम हो जाए, फिर से मैनुअल टेस्टर फिर से स्टार्ट से काम ना करे, जो जितना स्टेबल हो गया बिल्ड वो टेस्ट करके आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन अच्छा जो टेस्टर होता है मैनुअल टेस्टर ही होता है। ऑटोमेशन का काम इसीलिए आता है क्योंकि काम को क्या करता है, रिग्रेशन करना रहता है, बार बार एक ही काम को करना रहता है, इसलिए ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन टेस्टर कभी बग जल्दी नहीं पकड़ता, 4 साल 5 साल से बहुत जन को बग ही नहीं मिलता ऑटोमेशन में, क्योंकि उनको बनी बनाई चीज मिली है, उनको सिर्फ चलाना है स्क्रिप्ट लिख लिख के। लेकिन मेन जो बग डिफेक्ट जो पकड़ता है वो होता है मैनुअल टेस्टर, जो करंट स्प्रिंट पिछले 2 स्प्रिंट से जुड़ा हुआ है अच्छे से ना, ये चीज है। तो आज आप रिक्वायरमेंट समझे, यूजर स्टोरी एक रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ऐसे बेसिक में लिखा जाता है। तो रिक्वायरमेंट कोई पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाता है, उसी के हिसाब से क्या करते हैं मैनुअल टेस्टर अपना टेस्ट केस लिखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसी के हिसाब से सोचते हैं।
आप हमने इतना 4 लाइन लिखा है, वो 4 लाइन को 10 लाइन में टेस्ट केस लिखते हैं, 10 टेस्ट केस तैयार करते हैं। ठीक है, होम पेज का भी ऐसे लिखना। ठीक है, थोड़ा हेल्प करो, अगर नहीं आएगा तो फिर यहीं बैठा हो, फिर से पूछो तो करते हैं, लेकिन होम पेज का आप भी करो। ठीक है, फिर सुरेश सर जब पढ़ाएंगे आगे तब हम आगे बताएंगे। ठीक है, आपको पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए यार कि यूजर स्टोरी एक रिक्वायरमेंट ही है। स्टोरी मतलब रिक्वायरमेंट, और ये जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमें प्रोडक्ट ओनर से मिलता है। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है क्या ना। चल, वहां से स्टॉप कहाँ से वैसे यहाँ से